हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं ब्रेन बॉक्स चैनल में। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 6 नंबर का आज हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीके का पहला क्वेश्चन से। आज हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? प्रथम है निंदा प्रस्ताव, दूसरा है स्थगन प्रस्ताव, तीसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन 2 है हमारे सामने 1 और 4, ऑप्शन तीसरा है हमारे सामने 4 और ऑप्शन डी है हमारे सामने 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकती है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लाया था? तो 1963 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, ठीक है, किसने लाया था? जेवी कृपलानी साहब जो थे उन्होंने ही लाया था। सबसे अधिक जो बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है किसके समक्ष मतलब किसके खिलाफ लाया गया है? तो आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी के विरुद्ध ही लाया गया है। टोटल मिला के आपको याद रखना है 15 बार जो अविश्वास प्रस्ताव को रखा गया है इंदिरा गांधी के समय में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था, उसे भी आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में एक मत से विश्वास प्रस्ताव खो दिए। जब लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। पहला है ऑप्शन ए 28, दूसरा है ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में जो है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम आपको कितनी होनी चाहिए? याद रखनी है 40, और अधिकतम जो है संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 जो है भाग हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम 1935 के एक्ट के अधीन 5 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है वो विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? पहला है भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना, दूसरा है एक भारतीय बैंक से किसी विदेश उधारकर्ता का ऋण, ऑप्शन सी है एक भारतीय क्रेता किसी विदेश वित्तीय परिसंपत्ति को खरीदना, ऑप्शन डी है हमारे सामने एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक के लिए ऋण का भुगतान करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, IFSC कोड जो है उसमें कितने अंक होते हैं? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 होता है। तो IFSC कोड जो है उसका पूरा भी नाम आपको याद रखना है, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, यानी भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता के नाम से जाना जाता है, जो कि हर बैंक के ब्रांच का यूनिक कोड होता है। यह कोड उन्हीं ब्रांच को दिया जाता है जिसमें NEFT, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है सिस्टम की सुविधा होती है, ठीक है। IFSC कोड जो है वो टोटल मिला के आपको याद रखना है 11 अंक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? पहला है आपके सामने 8 जनवरी 1918, दूसरा है 14 फरवरी 1919, तीसरा है 10 जनवरी 1920 और ऑप्शन डी है 15 फरवरी 1920। तो आपको याद रखना है राष्ट्र संघ की बात की जा रही है, तो राष्ट्र संघ जो है वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 जनवरी 1920। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम समय में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ का प्रस्विंदा जो है उसको लागू किया गया और वैधानिक रूप से राष्ट्र संघ का जन्म जो हुआ उसी समय हुआ। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में है, वो भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे सामने में क्या, तो पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पहला है बोरो, उसके बाद दूसरा है मृष्टल, तीसरा है खमसीन और चौथा है हरमटन। और उसमें क्षेत्र भी दिया हुआ है मिस्र, पश्चिम अफ्रीका, इटली, दक्षिणी फ्रांस। तो इसको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले इसको आप देख लीजिए, बोरो कहाँ चलती है, मिस्ट्रल कहाँ पे चलती है, खामसीन कहाँ का है और हरमटन कहाँ पे है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है बोरो जो है आपका इटली में चलती है, तो इटली है, यानी आप ऑप्शन में देखिए सी किस में है, तो दो ठो हमारे सामने में ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मृष्टल कहाँ पे बहती है, मृष्टल कहाँ पे बहती है, तो मृष्टल जो है हमारा दक्षिण फ्रांस में बहती है, तो दक्षिण फ्रांस में बहती है। चलिए हमारा ऑप्शन फाइंड हो चुका है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा पहला है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मतलब आपको तीसरा पूछा है ना, तो तीसरा में हो जाएगा आपका क्या, तो तीसरा में हो जाएगा झारखंड आ जाएगा। ठीक है, भारत में तांबा के उत्पादन के लिए प्रथम 3 राज्य जो है घटते क्रम में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड। ठीक है, राजस्थान को क्षेत्रीय तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मणिपुर और चौथा है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए असम, ए इसका राइट आंसर होगा, लग ही नहीं रहा है असम। ओ भाई लग जा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व नगरी मेगापोलोसिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है जीन गोटमेन, ऑप्शन सी है पैट्रिक गिडीज, ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन गोटमेन हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसमें सोचने की क्या ही बात है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसको हम लोग नाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुई और पहला जो इसका सम्मेलन होता है तो वो बेलग्रेड में किया गया। नाम की स्थापना में युगोस्लाविया के मार्शल जो थे टीटो, ठीक है टीटो थे, भारत के जे.एल. नेहरू और मिस्र के जो थे कर्नल नासिर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछ रहा है, पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है जॉन माल्थस और तीसरा है जे.एस. मिल और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का कथन क्या था, तो कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार ही होता है, परंतु बाजार में वह वस्तु ऊंचे दामों पर बेची जाती है। यह अतिरिक्त धन पूंजीपति जो है वो अपने पास रख लेता है, वही अतिरिक्त मूल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहला ऑप्शन है 318, दूसरा है 319, तीसरा है 320 और चौथा है 321। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 318 हो जाएगा। ठीक है, 318 हो जाएगा। ये 1950 में जो है भारतीय संविधान के लागू हो जाने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप सन 1952 ईस्वी 1957 में क्रमशः पहले एवं दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है,
30 सदस्यों का। उसके बाद जो है एक सदस्य अलग से मनोनीत किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमा में पुनः जो है परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। 330 थी और 318 कर दी गई। फिर है हमारे सामने जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए है सीपियामेन, ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी है गोसेट, ऑप्शन डी जो है फीसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्ल पियर्सन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना, वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना, ऑप्शन सी है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ऑप्शन डी है सरकारी हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सस्ता खाना उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चयनित परिवारों को सस्ता भोजन और चावल आवंटित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में है दीपा, राज्य है उसे छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है पलामू, उसमें दिया हुआ है मणिपुर, झूम है असम और बेबर है बिहार। तो इसको जो है करेक्ट करना है, ठीक है, इसको करेक्ट करना है। चलिए इसको करेक्ट कर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बेबर तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आयुर्वेद के महान विद्वान जो थे चरक किस शासक के काल से संबंधित है। पहला है अशोक, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा है कनिष्क और चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था। प्रथम ऑप्शन है 3.3%, 3.8%, 3.5% और ऑप्शन डी है 4.0%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत यानी 2011-12 के प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय जो है, पहला है शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों के लिए 972 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये, ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 872, शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए जो है 1000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1407 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 972 रुपये जो है गलती से हो गया, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। पहला ऑप्शन है देवीय सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है बल सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समझौता और चौथा ऑप्शन है विकासवादी सिद्धांत। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवीय सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है इसमें देवीय सिद्धांत वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है राज्य एक कृत्रिम रचना है, ऑप्शन बी है राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समयावधि में हुई है और उसके बाद सी है राज्य युद्धों का परिणाम है, ऑप्शन डी है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुमति में उसके कार्य करता है, अगर वो अनुपस्थित है तो कौन करेगा उसका कार्य, वही पूछ रहा है। सदन का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन बी है सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे उसे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब वो हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वही। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस चैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौड़ यानी सार भाग जो होता है वो मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? पहला ऑप्शन है जो केवल खाद्य पदार्थों का ऊर्जा कीमतों पर आधारित है। ऑप्शन बी है जो उन मदों को समाविष्ट करता है जिनकी अस्थिर कीमतों की स्थिति रहती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की कीमतें। ऑप्शन सी है जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। ऑप्शन डी है केवल कृषि पदार्थों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में। परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? पहला है मूल्य स्तर में वृद्धि, दूसरा है मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा है उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, और चौथा है हमारे सामने रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। पहला है कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। दूसरा है घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है। ऑप्शन डी है कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कोरियोलिस बल जो है पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करती है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों इसका हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कोरियोलिस बल जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो राइट साइड टर्न होगी। ठीक है, हल्की सी राइट साइड टर्न हो जाती है, और जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो क्या करती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो अपने लेफ्ट साइड टर्न कर जाती है। याद रखेंगे, यही फेरेल का भी नियम है। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखेंगे। जितने भी ये 3 नियम दिए गए हैं ये तीनों इसी से रिलेटेड है। आप एस बना दीजिएगा। एस ऊपर में जो होता है, एस का जिस साइड में, यानी कि ये एस जो है ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ा हुआ है, तो राइट साइड अपने मुड़ा हुआ है, और एस जो है दक्षिणी गोलार्ध में अपने किस साइड मुड़ा हुआ है, तो वो आपका लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है। तो उससे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पहला ऑप्शन है सामूहिक स्वामित्व, दूसरा है व्यक्तिगत स्वामित्व, तीसरा है सामाजिक स्वामित्व, और चौथा है राज्य स्वामित्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वामित्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र, और चौथा है हमारे सामने यूरोप। तो इसका सही जवाब यूरोप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या की, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 302, दूसरा है 300, चौथा है 275 और चौथा जो हमारे सामने 243। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? पहला है दहेज निरोध विधेयक, दूसरा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, तीसरा है एपिडेमिक डिजीज विधेयक, चौथा है हमारे सामने आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दहेज निरोध विधेयक हो जाएगा। 1961 में इसी में पहली बार बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की ही बात पहले हम, प्रथम संयुक्त बैठक जो था उसका आयोजन 1961 ईस्वी में किया गया था, जब तत्कालीन सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले में हार का सामना करना पड़ा था। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है कितने अनुच्छेद में है? तो ये 108 में है। याद रखेंगे 108 आपको याद रखना।